एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने क्लास 8 की ज्योग्राफी शुरू कर रखी है, जिसके हमारे ऑलरेडी 4 चैप्टर हो चुके हैं। तो ये आज का जो है वो 5th चैप्टर रहेगा, वो है उद्योग मतलब के इंडस्ट्री। तो भाई कल हमने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और सेकेंडरी होती हैं और टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी होती हैं और टर्शरी होती हैं। तो ये कल हमने तीनों एक्टिविटीज़ थी जो देखी थी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी जो कृषि का हमने चैप्टर पढ़ा था। तो कृषि हमारी क्या थी? प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। क्यों थी? क्योंकि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी कनेक्टेड रहेगी, चाहे वो हम माइनिंग करें, चाहे हम खेती बाड़ी करें, ठीक है, तो चाहे हम फिशिंग करें, चाहे पशुपालन करें, वो हमारी होती हैं। भाई याद रखना, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बेस मानकर, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो रहेगा उत्पादन, वो हमारा कच्चा माल रहेगा। उसके बाद जो हम फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं, वो हमारा करते हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या रही? भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ रही मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब जैसे हमने गेहूं तैयार तो कर लिया, तो गेहूं को हम ऐसे कच्चे का कच्चा तो नहीं खा जाएंगे ना, उसका आटा भी पीसेंगे हम, ठीक है। कई बार उसका क्या करते हैं, हम रोटी नहीं खाते, हम ब्रेड भी खाते हैं, वो भी गेहूं से बनेंगे, ठीक। हम बिस्किट भी खाते हैं। हमें तो बहुत वैरायटी चाहिए। वो वैरायटी कहाँ से आएंगी? भाई वो वैरायटी आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग से। तो मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है उद्योग, जो कि है पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। तो भाई जिसको भी एनसीईआरटी के अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सारे जो एनसीईआरटी है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। तो टीचिंग की जो भी तैयारी कर रहा है भाई एनसीईआरटी की, अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो भाई जो इंडस्ट्री है, अब देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है, हमने ये तो देख लिया। अब जैसे क्या है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, फॉरेस्ट क्या भाई, हमारा तो फॉरेस्ट है जो हमें नेचुरल रूप से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉरेस्ट के जो पेड़ हो गए, वो तो हमारे लिए हुए प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। अब फॉरेस्ट से जो हम लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, वो तो प्राइमरी ही रहेंगी। लेकिन अब उन पेड़ पौधों से जब हम लुगदी तैयार करते हैं कागज बनाने के लिए, और उस लुगदी को फैक्ट्री में ले जाया जाता, वहाँ पर कागज तैयार किए जाते हैं, उसके बाद जो उनसे बुक्स बनती हैं, जो उनसे न्यूज़पेपर बनते हैं, वो क्या है भाई? वो है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो आपको ये देखना है, एक तो एग्ज़ाम में ये देखना कि आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरीके से गया है। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ किस पे बेस हो गई भाई? प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। पूछ लेते हैं आपसे, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ किस पे बेस हुई? प्राइमरी एक्टिविटीज़। अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो सेकेंडरी कैसे होगी? मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कच्चा माल ही नहीं होगा, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, तो हम उसके बेस पर कुछ प्रोडक्ट तैयार कैसे करेंगे? तो जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, वो कच्चे माल का प्रयोग कहाँ से करेंगे भी? प्राइमरी एक्टिविटीज से करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो उद्योग है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या है हमारी? मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडस्ट्री, हम कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करते हैं? इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैक्ट्रियों में करते हैं। तो इसका है जो वर्गीकरण, वो किस किस बेस पर होता है, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का, वो किस किस बेस पे होता है? एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है भाई, वो कच्चे माल के आधार पर भी कर सकते हैं, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उसका जो वर्गीकरण है इंडस्ट्री का, वो किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर किस किस को भाई? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर होता है कृषि आधारित इंडस्ट्री होती है, कुछ खनिज आधारित इंडस्ट्री होती है, समुद्र आधारित इंडस्ट्री होती है और वन आधारित, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो कौन से होते हैं? मतलब कि जो उद्योग
जहां पर मतलब जिस उद्योग में, जिस फैक्ट्री में आपको कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए कच्चे माल का कच्चा जो माल है वो एग्रीकल्चर से मिलेगा या पशुओं से मिलेगा, ठीक है, या तो वनस्पति के रूप में मिलेगा या जीव जंतुओं के रूप में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं भाई कृषि आधारित उद्योग। अब ये देख लो, ब्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो गेहूं क्या है भाई, कृषि है, ठीक है, कृषि आधारित है। दूध अगर हम बटर तैयार कर रहे हैं, कहीं डेयरी प्रोडक्ट, आपने कहीं डेयरी का जो इंडस्ट्री लगा रखी है, तो वो किस पे डिपेंड हुई भाई, उसके लिए उसको गाय भैंस से क्या चाहिएगा, दूध चाहिएगा, तो वो किस पे हुआ भाई, पशुओं पर आधारित हुआ। तो ऐसी जो इंडस्ट्री होती है जहां से कच्चा माल वनस्पतियों से मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है, उसको बोला जाता है भी कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। चाहे अब सूती वस्त्र किस पे हुआ भाई, कॉटन पे। कॉटन कहाँ पैदा की जाती है, खेतों में पैदा की जाती है, तो ये भी कृषि आधारित हुआ। ऐसे ही जो मैंने डेयरी उत्पाद बताया था वो भी, तो ये होते हैं भाई कृषि आधारित उद्योग। अब देखते खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, जिनसे भाई जो मतलब कि जो खनिज क्या है, हमें जो खनिज है वो तैयार रूप में तो नहीं मिलता। अब जैसे आयरन ओर है, ठीक है, लोहा अस्क है, जो लोहा अस्क मिलता हमें जो जमीन है, हमें खनिज के रूप में जो चट्टानों से क्या है, लोहा तो डायरेक्ट नहीं मिलता कि भाई वो लोहा हमने खोद कर लोहा निकाला और उससे हमने कुछ लोहे का औजार तैयार कर लिया, ऐसे तो नहीं मिलता। तो जो लोहा अस्क मिलता है उससे हम लोहा बनाते हैं, उस लोहे को आगे दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कच्चे माल के रूप में ही। तो वो जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं वो डिपेंड करते हैं भाई पहले खनिजों पर, मतलब कि कच्चा माल उनको कहाँ से मिलता है, चट्टानों से निकाले गए जो कच्चा खनिज होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, लोहे का एग्जाम्पल, हम पहले लोहे आयरन ओर से हम क्या करते हैं, लोहा अस्क से हम पहले लोहा बनाते हैं। तो वो लोहे के लिए कच्चा माल क्या हुआ भाई, लोहे के लिए कच्चा माल हुआ लोहा अस्क, ठीक है। लोहा भी बना है तो वो भी किसके लिए कच्चा माल है, वो भी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए लोहा ही तो कच्चा माल है, ठीक है। तो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे वो किस पे डिपेंड हुई भाई, वो हुई खनिज आधारित उद्योग पर। तो ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखना ये, ठीक है। भवन निर्माण है, ईंटें हैं, जैसे ईंटें कहाँ से प्राप्त की जाती हैं, चूना है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये खनिजी तो है, चूना हमारे लिए क्या है, लाइमस्टोन क्या है, खनिजी तो, मार्बल क्या है, खनिजी तो सब कुछ, ठीक है। तो ये जो फिर इंडस्ट्री हुई वो किस पे डिपेंड हुई, वो खनिज आधारित उद्योग पे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये खनिज आधारित उद्योग इनको बोला जाएगा क्योंकि वो खनिजों पर डिपेंड है। इसके बाद भाई समुद्र आधारित उद्योग, अब जैसे क्या है कि भाई हमें फिशिंग ऑयल बनाना है, ठीक है। फिशिंग ऑयल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फिश चाहिए। फिश हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें समुद्र के उसमें मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे उद्योग जो समुद्र के प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं उनको समुद्र आधारित उद्योग कहते हैं, ठीक है। सागरों महासागरों से जो प्राप्त कच्चा माल उनको प्राप्त होता है वहां से, ठीक है। इसके बाद वन आधारित उद्योग कौन से होते हैं भाई, जहां से वनों से जिसको कच्चा माल प्राप्त होगा। अब वनों से क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में बताया था, कागज का प्रयोग जब हम कर, बुक्स है, इसका मतलब अगर हम कोई बुक्स बनाने की जो फैक्ट्री लगा रहे तो वो किस पे डिपेंड है, वो जो इंडस्ट्री वो किस पे डिपेंड हुई है, वो वनों पे डिपेंड है। तो वन आधारित उद्योग हो गया ये, ठीक है। फर्नीचर है, फर्नीचर की अगर शॉप खोल रहे हैं, फर्नीचर की अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो किस पे आधारित हुआ, ये वनों पर आधारित हुआ, ठीक है। इसके बाद भाई आकार के आधार पर कितने तरह के हैं जो उद्योग हैं, वो भाई आकार के आधार पर हम कैसे डिसाइड करते हैं, एक तो कि भाई उसमें कितनी पूंजी मतलब कि कितना पैसा लगा है, एक उसमें लोगों के काम करने की संख्या कितनी है, एक उसमें वो जो उद्योग है वो उत्पादन कितनी मात्रा में करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाई दो तरह के उद्योग होते हैं, एक तो लघु आकार के उद्योग होते हैं और एक बृहत आकार के उद्योग होते हैं, मतलब कि बड़े आकार के, एक छोटे होते हैं एक बड़े आकार के होते हैं।
छोटे आकार के उद्योग हम किसको बोलते हैं कि भाई जिसमें कम से कम लोग काम करेंगे, जो पैसा है उसमें वो भी कम लगेगा, और तो उनको हम कुटीर उद्योग भी बोलते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग भी बोलते हैं जो छोटे आकार के उद्योग होते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना है या कोई हैंडीक्राफ्ट का हम काम कर रहे हैं, 2-4 मिलके भी कर लेते हैं, 10-20 मिलके भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको छोटे आकार के बोलते हैं, उसमें ज़्यादा हम पैसा नहीं लगाते हैं। अब बड़े आकार के क्या रहेंगे कि भाई उनको बनाने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, प्रॉपर एक, ठीक है, उसके लिए मतलब जगह ज़्यादा चाहिएगी, तो उसमें क्या कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, जगह को खरीदनी है। तो इन चीज उसके लिए क्या है कि बड़े आकार के उद्योगों के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल है, भारी मशीनों का जब निर्माण करते हैं तो वो किस में आएंगे भाई, बड़े आकार के उद्योगों में वो आएंगे। ठीक है, इसके बाद भाई स्वामित्व के आधार पे, मतलब कि ओनरशिप के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। ओनरशिप के आधार पर, ठीक है, ओनरशिप के आधार पर कैसे कैसे बांटा जाता है कि भाई कुछ तो होते हैं प्राइवेट उद्योग, कुछ होते हैं पब्लिक, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। और एक होता है भाई कोऑपरेटिव। 4 तरह के होते हैं जो ओनरशिप के आधार पर होते हैं। ज्वाइंट वेंचर बोल रहे हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोल लो उनको। ठीक है, और रहते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, तो 4 तरह के होते हैं भाई स्वामित्व के आधार पर जो हमारे उद्योग हैं, उनको 4 तरीके से बांटा गया है। अब प्राइवेट कौन से होते हैं भाई, जिस पर अधिकार या एक बंदे का या 2 बंदे का या 2-4 मिलकर कोई ग्रुप बना ले। ठीक है, वो जब उस फैक्ट्री को या उस इंडस्ट्री को रन करवाते हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, प्रोसेस पूरा काम करवाते हैं, प्रॉफिट भी आपस में ही शेयर कर लेते हैं, तो वो होता है भाई प्राइवेट। पब्लिक कौन सा होता है भाई, जहां पर गवर्नमेंट का जहां पर ओनरशिप रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है, बाकी के लोग काम करते हैं। तो उसमें जो पॉलिसी मेकिंग वगैरह है, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें सब कुछ जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथों में रहती है, पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के जो है। इसके बाद जो ज्वाइंट सेक्टर के हैं, मतलब के ज्वाइंट सेक्टर वालों में क्या रहता है कि भाई स्टेट का भी, मतलब के गवर्नमेंट का भी, और इंडिविजुअल का भी। ठीक है, मतलब कुछ पोर्शन है, कुछ पावर है जो सरकार के हाथों में रहती है, और कुछ डिसीजन मेकिंग है वो इंडिविजुअल जो कि मतलब उसको रन करवा रहा, उस बिजनेस को रन कर रहा, उस इंडस्ट्री को रन कर रहा है, उसके हाथों में होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर वाली कौन सी होती है भाई, वो होती है जिसमें कि जो पावर है वो हाथों में होती है प्रोड्यूसर के और सप्लायर के। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है भाई, कोई चीज बनाने वाला होता है प्रोड्यूसर। मतलब कि जब इंडस्ट्री में सोचो, अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगा रही हूं, ठीक है, तो मैं कुछ प्रोडक्ट जो तैयार कर रही हूं तो मैं प्रोड्यूसर हुई, लेकिन मुझे जो कच्चा माल सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर हुआ। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर के होते हैं भाई, वो होते हैं कि भाई जो सप्लायर है उनको भी कुछ ओनरशिप दे दी जाती है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री बोलते हैं। अब जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एग्जाम में पूछ लेते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है एक, और सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये दोनों एग्जाम्पल है इसका कोऑपरेटिव सेक्टर का। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी लाइन लिखी है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सुधा डेयरी है और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल है। और मारुति उद्योग की अगर हम बात करें तो वो ज्वाइंट सेक्टर है। ठीक है, मारुति उद्योग की अगर बात करें हम, मारुति की, तो वो क्या रहेगा भाई, वो ज्वाइंट सेक्टर रहेगा। मतलब कि ज्वाइंट सेक्टर हमने क्या पढ़ा था, ज्वाइंट सेक्टर हमने पढ़ा था जिसमें कि
दोनों का, गवर्नमेंट का भी और खुद इंडिविजुअल का भी, मतलब कि जो उसको रन कर रहा है उसका भी, उसकी भी पावर रहती है। ठीक है, तो ये हमने है जो सारे ये पढ़ लिए हैं भाई। सहकारी इसको हिंदी में बोलते हैं, कोऑपरेटिव इंग्लिश में कोऑपरेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये हमने सारे जो 4 तरह के थे ओनरशिप के आधार पर ये पढ़ लिए। अब है कि भाई फैक्टर कौन से उद्योगों की जो अवस्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि फैक्टर किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी लोकेशन को, भाई हम कहाँ पर जो उद्योग है वो लगा रहे हैं उसकी लोकेशन को प्रभावित करते हैं, ये देखना है। तो मेन अगर आप खुद भी सोचोगे तो भाई मेन फैक्टर कौन से हो गए भाई किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कैपिटल, पैसा कितना है। ठीक है, तो कैपिटल देखेंगे, फिर देखेंगे भाई लेबर, अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो लेबर भी तो चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए। ठीक है, और हमें आसपास रॉ मटेरियल भी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई मेन से फैक्टर। लेकिन ये हैं आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है, जो कि श्रम क्या है भाई, लेबर। ठीक है, पूंजी कैपिटल, मार्केट होनी चाहिए पास में, क्या है भाई, मार्केट भी होनी चाहिए। अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसके पास हमें बेचने के लिए भी तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम चीजें बस बनाएंगे। ठीक है, हमें पानी जरूर चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, किस तरह की इंडस्ट्री लगा रहे हैं डिपेंड करता है, लेकिन हमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो पानी की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। ठीक है, कम्युनिकेशन भी देखना पड़ता है भाई, वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम कैसा है, परिवहन कैसा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कच्चे माल को लाने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट को वहां से ले जाने के लिए हमें देखना पड़ता है हमारे यातायात की जो सुविधा वो कितनी है। ठीक है, भूमि मेन फैक्टर है। ठीक है, इंडस्ट्री को लगाने के लिए अगर जगह ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री लगाएंगे कहाँ पर, बिजली है। ठीक है, कच्चा माल तो है ही। ठीक है, ये सारा तो हमारे कच्चे माल के रूप में ही तो आएगा। ठीक है, ये सारा चीजें क्या हमारे लिए कच्चा माल ही है। अब देखते हैं भाई हम औद्योगिक तंत्र, मतलब कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है भाई, इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है कि भाई इंडस्ट्री में कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, तो कैसे काम होगा भाई इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कच्चा माल आएगा, कुछ हमारे पास इनपुट होगा, कुछ इनपुट ही नहीं होगा तो हम प्रोसेसिंग किस चीज पे करेंगे। तो 3 तरीके से सिस्टम काम करता है इंडस्ट्री में, इनपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, ये कनेक्टेड हुआ एक दूसरे से। मैं एक बार साफ उसमें लिख देती हूं, इनपुट, ठीक है, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट अगर क्या भाई, अगर हम कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या, हमें कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो सब मेन चीज क्या रहती है भाई, इनपुट। जब तक हमारे पास इनपुट नहीं होगा हम प्रोसेसिंग किस चीज पे करेंगे, हमें यही नहीं पता। ठीक है, तो इनपुट में सारी वो चीजें आ जाएंगी भाई जो हमें किसी भी चीज को तैयार करने के लिए चाहिए। तो हमें किसी भी चीज को सोचो, अगर मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रही तो मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए भाई, कॉटन चाहिए। ठीक है, कॉटन क्या रहेगा मेरे लिए, इनपुट रहेगा। फिर उस कॉटन को भाई के लिए लेबर चाहिए, काम करने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए। ठीक है, मुझे लैंड भी चाहिए। ठीक है, फिर मुझे ट्रांसपोर्ट आने जाने की, तो ये मैंने जो ऊपर बताए थे सारे क्या थे भाई, हमें हमारी इनपुट ही तो थे, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें हैं आपकी इनपुट, जो कि आपको एक इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए। फिर उस पर प्रोसेसिंग मतलब कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो किस किस स्टेप से होकर वो तैयार होगा। प्रोसेसिंग क्या होती है कि भाई क्या क्या उसमें एक्टिविटीज, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज की जाएंगी जब तक वो प्रोडक्ट है हमें
मिलकर बनकर तैयार नहीं हो जाता। अब अगर टेक्सटाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं कोई कपड़े की फैक्ट्री लगा रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, मतलब कि हमने रॉ मटेरियल तो देख लिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हम क्या क्या करेंगे भाई। कॉटन जो लेके आए हैं उसमें क्या करेंगे, हम उसमें गिनिंग करेंगे, ठीक है, स्पिनिंग करेंगे, ठीक है, उसको वीविंग करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, डाइंग करेंगे, डाई भी करना पड़ता है कपड़े को, ठीक है, उसमें, ठीक है, उसमें कुछ प्रिंटिंग व्रिंटिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, टैग भी लगाने पड़ते हैं भाई, कपड़ा जो तैयार हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें आपके लिए है प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीजें हम प्रोसेस में काउंट करते हैं जब तक कि बिल्कुल हमारा कपड़ा है जो वो बनकर तैयार नहीं हो गया और उसने हमें वापस फिर प्रॉफिट नहीं दे दिया मार्केट में जाने का, ठीक है, जाने के बाद हमें मार्केट में जाने के बाद प्रॉफिट नहीं दे दिया। तो वो सारा जो बीच की जो प्रोसेस होता है भाई उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या है भाई, आउटपुट होता है जब उस प्रोसेसिंग के बाद हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलकर तैयार हो रहा है, बनकर जो तैयार हो रहा है, वो हमारा है आउटपुट। जो हम शर्ट पहनते हैं, जो हम कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा भाई, वो हमारे लिए आउटपुट रहेगा। तो ये होता है भाई इंडस्ट्री सिस्टम। ये जो सारा ये जो लिखा हुआ है आपका, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैसे कैसे इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये सारा सिस्टम होता है भाई एक इंडस्ट्री का। अब है कि भाई औद्योगिक प्रदेश सॉरी, इंडस्ट्रियल रीजन्स किसको बोलते हैं, औद्योगिक प्रदेश किसको बोलते हैं। औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं कि भाई जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ को आपस में बांटते हैं। ये लाइन है इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं भाई औद्योगिक प्रदेश। मतलब कि एक जगह मारुति का प्लांट लगा है, एक जगह दूसरा किसी होंडा सिटी का लग गया, ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है, और कहीं महिंद्रा का लग गया, ये क्या भाई आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे। ये कैसे रहते हैं, देखो अगर कोई भी इंडस्ट्री लगी है, कोई बड़े लेवल की इंडस्ट्री लगी, तो सोचो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, अगर यहाँ पर सोचो मारुति का कोई प्लांट लगा है, काफी बड़ा सा लगा हो, तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएंगे भाई, यहाँ पर लोग है ना पीजी बनाना शुरू कर देंगे, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, पीजी या ऐसे रेंट के लिए अपने क्या कर देंगे, फ्लैट बनाना शुरू कर देंगे। तो वो क्या हुआ भाई, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, कनेक्टेड हुए ना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो बंदे काम करने आएंगे उनको कहीं रहने के लिए भी चाहिएगा। कोई बंदा क्या कर देगा, यहाँ पर अपना जो होटल है वो शुरू कर देगा, ठीक है, उनको पता है कि यहाँ पे जो बंदा काम करने आएगा वो खाने भी तो कहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल प्रदेश उसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन उस क्षेत्र को बोला जाता है जब एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के काम भी आएगा, प्रॉफिट आपस में शेयर भी करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम वैसे ही अपना कोई प्रॉफिट बांटने लग जाएगा, ये नहीं है कि भाई एक इंडस्ट्री बाहर निकल के लोगों में अपना प्रॉफिट वैसे ही बांटने लग जाएगी, नहीं, इसको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब यही है कि भाई आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसे हो जाते हैं कि भाई अगर एक कारखाना, अगर एक इंडस्ट्री लगी है तो उसके साइड में ही दूसरी भी किसी न किसी तरह की जो इंडस्ट्री है वो शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं भाई इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रीजन की अगर बात करें, ये तो मैंने बताया कि भाई होता क्या है, ठीक है। अब है कि भाई विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ पर है, एक तो पूर्वोत्तर अमेरिका में है भाई, ठीक है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में भी और पूर्वी एशिया में भी है ऐसे, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, समुद्री को जो पतन है उनके पास होते हैं, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें, भारत में ऐसे अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह बोला जाता है, क्षेत्र मतलब मुंबई पुणे का रीजन बोला जाता है, औद्योगिक रीजन, ठीक है। बेंगलोर तमिलनाडु का हुगली प्रदेश बोला जाता है, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश बोला जाता है, एक छोटा नागपुर का बोला जाता है, ठीक है। विशाखापट्टनम और गुंटूर का औद्योगिक प्रदेश बोला जाता है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ का बोला जाता है भाई, ठीक है। ऐसे कोलम और तिरुवनंतपुरम का भी बोला जाता है। तो ये है भाई कुछ औद्योगिक प्रदेश जो आपको याद रखने हैं।
इसके बाद भाई एक औद्योगिक विपदा देख लेते हैं, मतलब कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है। विपदा होती है भाई डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर क्या होता है भाई? डिजास्टर होता है जब इंडस्ट्री में कोई संकट उत्पन्न हो जाए। वो कैसे हो जाए भैया? तो मैनुअली किसी के बाय मिस्टेक हो जाता है, किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है, या कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से कोई दुर्घटना ऐसी घटित हो जाती है, तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऐसा है जो 1984 का है, भोपाल गैस त्रासदी जिसको बोला जाता है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी अब तक की त्रासदी मानी गई है। वो 2 और 3 दिसंबर को हुई थी भाई ये, ठीक है, 1984 में, ठीक है। लगभग 12:30 बजे हुई है रात को। और उसमें क्या हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि एक तो है तो भाई किस में हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड का कीटनाशक कारखाना था वहां पर, जिसमें क्या हुआ भाई, रिएक्शन हो गया कुछ, ठीक है। रिएक्शन की वजह से जो विषैली गैस निकली थी वो पूछी जाती, वो थी भाई मिथाइल आइसोसाइनेट। वो गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि जो हिंदी मीडियम में है भाई वो तो दे रखे हैं 35,598 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये दे रखे हैं 3,598, मतलब कि यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा लग रहा है हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। तो ये आप एक बार एग्जाम में देख लेना, ठीक है, कि भाई आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि दोनों तो देंगे नहीं, ठीक है, ये क्लैरिकल मिस्टेक ही है कोई, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये लोगों इतने लोगों की मौत हुई थी, और हजारों लोग जो बच गए थे उसमें भी कुछ ऐसी बीमारियां हो गई थी कि वो वैसे ही काम करने लायक नहीं रहे थे, ठीक है, जिसमें कि अंधापन आ गया था उनको, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति आ गई थी, आंतर शोध विकृतियां, मतलब कई तरह की क्या थी भाई, उनको विकृतियां आ गई थी, ठीक है, उनको बहुत काफ़ी मतलब उसमें नुकसान हुआ था। 1000 लोगों की ऐसा था कि भी जो ऐसे जो दिक्कत हुई थी बाद में भी उनको। तो ये एक है जो कि भारत में है, और एक है भाई जो 23 दिसंबर 2005 को चीन के गायोकायो, ठीक है, चोंगगिंग में हुआ था, जो कि गैस का कुआं था, गैस कूप में विस्फोट हुआ था, जिसमें 243 लोगों की मृत्यु हुई थी और 9,000 लोग इससे दुर्घटनाग्रस्त और हो गए थे। 64,000 लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया था विस्फोट की वजह से, ठीक है। और बाद में जो मतलब जो लोग नहीं मरे थे उनको क्या क्या था भाई, आंखों की, त्वचा की और फेफड़ों में गैस भर गई थी, ठीक है। तो ये भी एक है जो एनसीईआरटी में दी गई है, याद रखना ये भी, ठीक है। 2005 में हुई थी वो चीन की, ठीक है। तो इससे बचने के लिए भी हम क्या क्या कर सकते हैं, उद्योगों में ऐसे जो डिजास्टर वो ना होए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो कि भी उद्योगों को जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको रहने रेजिडेंशियल एरिया से उनको दूर स्थापित करना चाहिए भाई, सबसे मेन तो ये है, ठीक है। अगर ऐसी जो दुर्घटना ना भी हो तब भी जो केमिकल्स जो धुएं हैं ये निकलते रहते हैं, तो लोगों को जो डेली लाइफ में भी वो काफ़ी डिस्टर्बेंस करते हैं, तो ये दूर दूर ही होने चाहिए। अब उनका जो और क्या है कि भी जो कुछ ऐसे विषैले पदार्थ हो उनका जो डिस्पोजल का जो वो है उनका अच्छे से होना चाहिए, उनको अच्छे से मतलब को बाहर निकालने का जो रास्ता है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और एक जो अलार्म है वो भी अच्छे से काम करने चाहिए भाई इंडस्ट्री में, ठीक है। और जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो उपाय उनको करने चाहिए टाइम टू टाइम इंडस्ट्री को, ठीक है। तो सरकार को उसके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और जो लेबर है उसके लिए जो जैसे हेलमेट वगैरह है ये भी कंपलसरी अभी तो कर ही रखे हैं, वैसे तो कंपलसरी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस के साथ अगर इस चीज़ को किया जाए तो वो अच्छे से फॉलो हो जाते हैं। तो ये था भाई आज का हमारा चैप्टर जो पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो कल के उसमें देखते हैं भाई इंडस्ट्रियल है जो उनका प्रमुख कुछ इंडस्ट्री है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, तो ये हम कल करते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।